In Indian capital market, the government of India has assigned the regulatory power to. The government of India has assigned regulatory power to. पहला RBI, दूसरा IRDAI, पहला RBI, दूसरा IRDAI, तीसरा सेबी और चौथा IDBI, चौथा IDBI। ठीक है, लिख लिया? देखो मेरे को ऑप्शन भूल गया, आप मतलब आंसर बोल दो ना। सेबी, ठीक है ना? ये पुराना क्वेश्चन है किसका? यूपीएससी का। आप लिखो एक क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन लिखो। हवाला ट्रांजैक्शंस रिलेट टू पेमेंट्स। हवाला ट्रांजैक्शंस रिलेट टू पेमेंट्स। ऑप्शन ए रिसीव्ड इन रूपी अगेंस्ट ओवरसीज करेंसीज। Received in rupees against overseas currencies, and vice versa without going through official channel, second received, बी है रिसीव्ड फॉर सेल स्लैश ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट गोइंग थ्रू established stock exchanges, C received as commission for services rendered to overseas investors /buyers in assisting them to get over red tapeism or in getting preferential treatment और लास्ट ऑप्शन और इन गेटिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। और डी ऑप्शन मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज और टू इंडिविजुअल्स फॉर मीटिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस। आप एक बारी सारे उसके ऑप्शन देखो और फिर बताओ। मैंने आपको क्लास में हवाला ट्रांजैक्शन बताया था, जब मैंने पहले आपकी क्लास ली थी तब मैंने बताया था ये कैसे होता है ना? तो आप देखो, ठीक है, फर्स्ट आंसर है। आप बाकी सारे भी देखो जरा। आप एक बारी बाकी ऑप्शन भी देखो, उसमें से कुछ बन सकता था क्या?
हाँ ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ए है। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ। यहाँ लिखा है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी इज, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी इज, गिल्ट एज सिक्योरिटी इज, फर्स्ट ऑप्शन इज बुलियन मार्केट, सेकेंड ऑप्शन मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तीसरा लिखा है मार्केट ऑफ गन्स, तीसरा क्या है? मार्केट ऑफ गन्स, और डी मार्केट ऑफ प्योर मेटल, मार्केट ऑफ प्योर मेटल, मार्केट ऑफ प्योर मेटल। ठीक है ना? तो क्या है? फर्स्ट कैसे हो सकता है? सेकंड है ना, कल तो बताया था गिल्ट एज सिक्योरिटी मतलब क्या होती है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, है ना, कल बताया था ना। हाँ तो किस में 2000 के यूपीएससी के पेपर में आया था। क्या गिल्ट एज सिक्योरिटी का मतलब है जो कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी, मतलब जिसका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड हो और किसी गवर्नमेंट ने उसे बैक किया हो, कुछ अच्छी क्वालिटी की। दो चीज़ें हो सकती हैं, या गिल्ट एज सिक्योरिटी या फिर जंक सिक्योरिटी। जंक सिक्योरिटी जो खराब है, गिल्ट एज मतलब अच्छी क्वालिटी की सिक्योरिटी जिसको पीछे से गवर्नमेंट ने बैकिंग दी हो। ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटी। एक और क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड, which of the following committees examined and suggested financial sector reforms? Which of the following committees examined and suggested financial sector reforms? First is Abid Hussain committee. First is Abid Hussain committee. Second, Bhagwati committee. Second is Bhagwati committee. Third, Nachiket More committee. और D नरसिम्हन कमेटी। आप एक बारी देखो, इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको लग सकते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो कि कौन सा एप्रोप्रिएट हो सकता है ज़्यादा। ध्यान से पढ़ो। मैंने आपको क्या बोला था कि नचिकेत मोर कमेटी का क्या मतलब है, मतलब उसका क्या काम था? नचिकेत मोर इसका काम क्या था? नचिकेत मोर कमेटी का काम क्या था, पहले वो बताओ, फिर आपको क्वेश्चन पता चलेगा कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, है ना, ऐसा बोला गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन करो। उसने कोई रिफॉर्म नहीं दिया था, ठीक है, उन्होंने बस बोला आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला है? फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। रिफॉर्म किसने दिया है? रिफॉर्म मतलब जो आपको गाइडलाइन दी गई नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 के द्वारा, ठीक है। अगर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की बस उसने, नचिकेत मोर ने रिफॉर्म की बात नहीं की, उन्होंने बोला आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, ठीक है, वहां पे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिफॉर्म,
तो आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट पकड़ना है तो क्या होगा, नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर तो दोनों होते हैं, है ना, ये मतलब थोड़ी है कि बैंकिंग है तो वो फाइनेंशियल, बैंकिंग तो फाइनेंस ही है ना, फाइनेंशियल सेक्टर ही तो है ना बैंकिंग, क्या है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है कि नहीं है। अगर नरसिम्हन कमेटी ने बोला आप CRR SLR कम करो, बैंक की ब्रांच को ये करो, प्राइवेट सेक्टर को आने दो, वो सारे फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म है ना। ठीक है, क्या हुआ, हाँ लगता है, इसीलिए तो मैंने बोला ना ध्यान से पढ़ो, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन लिखो, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन है, अगर ये अभी हम छोड़ देंगे तो फिर बाद में हमें भूल जाएगा कि ये करने थे। ठीक है, इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पुराने क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग, फर्स्ट है मार्केट बोरोइंग, फर्स्ट है मार्केट बोरोइंग। पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन है, हम कुछ ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, फर्स्ट मार्केट बोरोइंग, सेकंड ट्रेजरी बिल्स, सेकंड ट्रेजरी बिल्स, और थर्ड स्पेशल सिक्योरिटी इशूड बाय RBI, थर्ड स्पेशल सिक्योरिटी इशूड बाय द RBI, स्पेशल सिक्योरिटी इशू बाय RBI। पहला है मार्केट बोरिंग, सेकंड है ट्रेजरी बिल, थर्ड है स्पेशल सिक्योरिटी इशूड बाय द RBI। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ दीज इज आर components of internal debt, components of internal debt, components of internal debt। आप देखो ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन ओनली वन, पहला ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन है ओनली वन, ओनली वन मतलब मार्केट बोरिंग है ना। ऑप्शन है पहला ओनली वन, दूसरा 1 and 2, दूसरा ऑप्शन है 1 and 2, तीसरा ऑप्शन है ओनली 2, तीसरा ऑप्शन है ओनली 2, और चौथा ऑप्शन है 1 2 3। आप एक बार ध्यान से इसको सोचो और देखो क्या है। आप ये मत सोचो कि ये इंटरनल डेट तो नहीं पढ़ा है, आप वो इंटरनल छोड़ दो, अगर वो आप जनरल क्वेश्चन भी समझोगे उसको कि वो डेट है, ठीक है, आप उसको इंटरनल अभी दिमाग से अगर निकाल भी दोगे कि इंटरनल डेट क्या चीज़ है, वो नहीं पढ़ाई है, आप उसको डेट मान के चलो और फिर भी आप उसको पकड़ सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इंटरनल का मतलब बस ये है कि अगर उसमें एक्सटर्नल लिखा होता है और ऑप्शन में लिखा होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फिर थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल हो सकता था, क्योंकि वो फिर एक्सटर्नल डेट होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आप बाहर से लेकर आए हो कहीं से, ठीक है, किसी और कंट्री से। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बताया था ना मैंने, ECB है ना। आप देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है, डी, क्या कह रहे हो, डी, और बाकी बच्चे देखो जरा क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या है, डी, डी सबका, आपका भी डी, आपका हाँ, थर्ड वाला ऑप्शन बोल रहा है कोई स्पेशल सिक्योरिटी इशू किया RBI ने, हम कर सकता है स्पेशल सिक्योरिटी इशू। स्पेशल सिक्योरिटी इशू क्या है, मतलब कोई एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इशू की है RBI ने, बस कुछ नहीं। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी तक इतना ही क्वेश्चन है जितना हमने पढ़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है उसका। मार्केट बोरोइंग मतलब आपने मार्केट से कुछ पैसा बोरो किया है, जैसे आपको कल बताया था, मार्केट से आप कैसे भी बोरो कर सकते हो, आप इक्विटी में पैसा लेकर आओ या डेट से पैसा लेकर आओ। मार्केट से बोरोइंग करना मतलब आपने उधारी में पैसा मार्केट से लिया है। वो मार्केट कौन सा, आपको दो मार्केट बताए थे ना फाइनेंशियल मार्केट, एक मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है ना।
कहीं से भी अगर आप पैसा लेकर आए उसको आप बोलोगे मार्केट की बोरोइंग की, मार्केट बोरोइंग। एक और क्वेश्चन लिखो, विद रेफरेंस टू इंडिया, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, 2008 का यूपीएससी का सवाल। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, फर्स्ट nationalization of banks, second formation of regional rural banks, second formation of regional rural banks, and third is adoption of villages by bank branches, adoption of villages by bank branches। इसका मतलब क्या है कि किसी बैंक ब्रांच ने किसी विलेज को अडॉप्ट किया है कि हम यहाँ पे जाके अपनी ब्रांच खोलेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा मत बोलना कि ये तो कोई नई चीज़ है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है। अडॉप्शन ऑफ विलेज बाय बैंक ब्रांच मतलब किसी ऐसा विलेज जो बहुत दूर दराज है जहाँ पे कोई और नहीं जा रहा है, तो किसी स्पॉन्सर बैंक, जैसे आपको आरआरबी में बताया ना, एक छोटा आरआरबी खोलने के लिए कोई ऊपर स्पॉन्सर बैंक होता है ना, वैसे इसमें क्या है कि कोई एक बड़ा बैंक है, वो कह रहा है कि हम इस विलेज को अडॉप्ट करते हैं, यहाँ पर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगी हम करवाएंगे। ठीक है, आप देखो कि इसमें नीचे कह रहे हैं which of the above can be considered, which of the above can be considered as, which of the above can be considered, which of the above can be considered as steps taken to achieve, as steps taken to achieve the financial inclusion in India, steps taken to achieve financial inclusion in India। ऑप्शन 1 and 2, ऑप्शन 1 and 2, 2 and 3, ओनली 3 और 1 2 3। ठीक है, क्या हो सकता है, सारे हो सकते हैं। बीएनसी कौन कह रहा है, बीएनसी क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक तो होगा ही, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर क्या, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन। और लास्ट कोई विलेज को अडॉप्ट किया, वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको टॉपिक पढ़ा दिया ना। अभी इसमें लिखा होता कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, लोन देंगे, वो सब भी अगर लिखा होता तो आप बोलते हैं हाँ वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपको क्या बताया था कि बैंक की ब्रांच होनी चाहिए, आप लोन ले सकते हो वहाँ से, इंश्योरेंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द, इन इंडिया विच of the following have the highest share, in India which of the following have the highest share in disbursement of credit, in disbursement of credit to agriculture,
टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। सबसे पहला कमर्शियल बैंक्स, फर्स्ट कमर्शियल बैंक्स, सेकंड कोऑपरेटिव बैंक्स, थर्ड रीजनल रूरल बैंक्स, और फोर्थ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, आप देखो जरा इसका क्या आंसर हो सकता है। टाइम लो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, ऐसे नहीं आप तुक्का मारोगे तो गलत कर दोगे, मुझे पता है। आप पैसा डिस्पर्समेंट ऑफ क्रेडिट, पैसा किसको ज़्यादा दे, मतलब कौन सा बैंक है जो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, डिस्पर्समेंट ऑफ क्रेडिट, ज़्यादा पैसा देना। क्या कौन सा हो सकता है? ए ऑप्शन, ए कोऑपरेटिव। क्या है वो उसका? कोऑपरेटिव मतलब बी, आप बोल रहे हो बी कोऑपरेटिव बैंक्स। अच्छा आप बताओ, आप क्या बोल रहे हो? ए कमर्शियल बैंक। आप बताओ, आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आपके हिसाब से, कौन सा बैंक देता होगा सबसे ज़्यादा क्रेडिट? कोऑपरेटिव बैंक मतलब बी। देखो ऑप्शन है इसका ए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कल ही तो एक चीज़ बताई थी कि CRR SLR मेंटेन करना है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक ज़्यादा बड़ा है ना। एक्चुअल फिगर में तो जो बैंक ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा क्रेडिट देगा। बेशक मैंने आपको ये बताया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में 75% आपको जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना, बताया था कल परसों मैंने आपको बताया था ना कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है उस पर लिमिट होती है कि जब सबको 40% देना है PSL में, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% देना। बताया था? नहीं बताया था? नहीं बताया था? एक बारी कॉपी चेक करो। बताया था? मैंने लिखा था यहाँ पे, मुझे पता है ना। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, बेशक कोऑपरेटिव बैंक का तो मैंने कहा था उस पर तो PSL नॉर्म ही फॉलो नहीं होता है ना, क्योंकि उसका काम ही है एग्रीकल्चर में पैसा देना है ना। पर फिर भी कॉमर्शियल बैंक जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा लोन देगा। इसका सिर्फ आंसर इस चीज़ पे था कि जिसका साइज बड़ा वो ज़्यादा पैसे देगा। ठीक है, हाँ RRB। यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक लिखा होता है ना, यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक लिखा होता है उसका मतलब होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, SCB। इसका मतलब ये होता है जब भी कभी जैसे कहीं लूज टर्म में लिखा होगा ना कमर्शियल बैंक और साथ में RRB भी लिखा होगा, तो जो कमर्शियल बैंक होगा उसका मतलब होगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो कि शेड्यूल 2 में होता है। इसको आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। वहाँ क्लासिफिकेशन में ठीक है आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक, और RRB भी कमर्शियल बैंक में लिखा है, लेकिन जहाँ पे कमर्शियल बैंक आपको पढ़ने को मिले वहाँ आप उसको समझो कि वो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जो बड़े बैंक हैं, ठीक है, जो शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट में जिनका नाम है, ठीक है। ठीक है, क्या चीज़? हाँ, नाबार्ड पैसा देता है, नाबार्ड पैसा देता है, नाबार्ड पैसा देता है, लेकिन नाबार्ड है क्या? नाबार्ड NBFC है। उधर आपसे किसके बारे में पूछा है? बैंक के बारे में। अगर इधर ऑप्शन में नाबार्ड होता फिर आप पकड़ते ना कुछ। इधर क्या पूछा आपसे? बैंक का नाम दिया था, NBFC नहीं पूछा ना, बैंक पूछा है ना, ठीक है। ऐसे तो फिर इंडस्ट्री में भी कुछ होगा तो वहाँ पे भी आप बोलोगे सिडबी है, लेकिन वो सारे NBFC है ना, उसको सरकार डायरेक्ट पैसा दे रहा है। इधर बोला है कि कौन सा बैंक है जो आपको ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहा है ना, तो इनमें से आपको कौन पकड़ना है? कमर्शियल बैंक मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। एक और क्वेश्चन लिखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
इसका आंसर कमर्शियल बैंक का मतलब आप देखो, इसका एक ऑप्शन क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक, दूसरा क्या लिखा है, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, तीसरा क्या लिखा है, रीजनल रूरल बैंक, और चौथा क्या लिखा है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। आप देखो, जब आप क्वेश्चन करने के लिए यूपीएससी में बैठोगे, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ही 3 बार पेपर दिया है। आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान सवाल है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, अभी मैं इसमें अपना दिमाग लगाऊंगा और फिर मैं कुछ इसमें तरकीब निकालूंगा, वो आंसर करेक्ट होगा। ऐसा नहीं करना है आपको। ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा चाहे आपसे ताकि आपको ये पता हो कि कौन सा बैंक बड़ा होता है, कौन सा स्मॉल होता है, कौन ज़्यादा पैसे दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। आप देखो, जिसके नाम में लिखा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता होगा, पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा क्रेडिट देगा। तो आपके दिमाग में कैसे ही तुक्का भी अगर आप मारोगे, मानो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप कैसे ही सोच सकते हो कि कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा पैसा देगा। भाई उसका नाम ही माइक्रो है, अगर उसको आप किसी एक बड़े कमर्शियल बैंक के साथ आप लिंक करोगे तो उसके मुताबिक तो वो कम ही देगा ना। आप देखो, रीजनल रूरल बैंक, ये भी छोटा बैंक होता है, इसको तो किसी बड़े स्पॉन्सर बैंक ने पैसा देकर ही बनाया हुआ है। आप समझ रहे हो? रीजनल रूरल बैंक तो खुद ही किसी बड़े बैंक ने पैसा देकर बनाया है ना, है ना। आप देखो कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ एग्रीकल्चर को पैसा थोड़ी देता है, ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा पैसा देता है। मैंने क्या बताया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको वो लिज्जत पापड़ वाली एग्जांपल दी थी ना। और फिर आप बोलोगे कि हाँ यार, कमर्शियल बैंक तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक बड़े बैंक होते हैं, वो सबको पैसा देते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर को पैसा देंगे तो एक्चुअल अमाउंट जो होगी उसमें ज़्यादा पैसा देंगे। वहाँ पे क्या लिखा है, कौन सबसे ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है ना। तो एक्चुअल अमाउंट में ज़्यादा पैसा कौन देगा इनमें, कमर्शियल बैंक। वो सिर्फ इतना आपसे समझना चाह रहा है। आप जिस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाओगे वो आपका गलत होगा, ये आप मेरे से मान लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया होता फिर भी आंसर कमर्शियल बैंक ही होता। अभी मैंने आपको बताया कि ये बैंक छोटा है भाई, इसका अगर किसी के पास 100 रुपये है, अगर वो 75 रुपये, उसका 75% अगर जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, तो फिर भी ये 75 रुपये ही दे पा रहा है। आप समझ रहे हो? अभी कोई बैंक ही बड़ा है, किसी के पास 2000 रुपये है, अगर वो 40% भी देगा तो भी उसका इससे ज़्यादा आएगा। आप समझ रहे हो? बात समझ आ रही है ना। तो कमर्शियल बैंक बड़े बैंक हैं, उनका काम है पैसा देना, वो बेशक प्रॉफिट मोटिव के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो आपको सिर्फ ये समझना है, इस क्वेश्चन को पूछा क्यों गया आप उस हिसाब से देखो। इस क्वेश्चन को ये पूछा गया इसलिए ताकि आपको समझ आए कि कमर्शियल बैंक बड़ा बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक छोटा बैंक होता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आप पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के देखना, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्योंकि आप देखो, आप पेपर खोलोगे, आज हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो क्लास मतलब अगर नहीं भी पढ़ पाए तो हम कल पढ़ लेंगे। आप एक बात समझो कि जब आप मानो आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, अभी सबका सेट अलग अलग है, ठीक है। अभी आपके सेट में आते ही कुछ 2-3 अच्छे मतलब डिफिकल्ट सवाल हैं, फिर आपको कोई आसान भी दिखेगा तो आपका मेंटेलिटी वैसा बन जाता है। आप खोलोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका ये आंसर नहीं है, मैं अब ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा, इसका कुछ और आंसर टिक करके आओगे आप। फिर आप बाहर आओगे तो फिर आप बोलते हो ये सिली मिस्टेक हो गया मेरे से। समझ रहे हो? वो सिली मिस्टेक नहीं होता है, वो क्या होता है कि आपने उसमें ज़्यादा ओवर थिंक किया है, इसीलिए आपके आंसर गलत हो रहे हैं। आपको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। बहुत सारे लोग मैंने अपने साथ भी देखे हैं जो कि बहुत आसान सवाल, इवन पॉलिटी के सवाल जिसमें सिर्फ हर साल एक सवाल आता है जिसमें आर्टिकल पूछा होता है डायरेक्ट, मतलब ऐसा और नीचे में कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 19, 21, 28, 30, है ना। वो उनसे वो भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओवर थिंक करते हैं। आपको ओवर थिंक नहीं करना है, आपको समझना है वो एग्जामिनर क्या सोच के वो आपसे क्वेश्चन उसने दिया होगा। लिखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू फर्स्ट, borrowing by scheduled commercial bank. First is borrowing by scheduled commercial banks from the RBI. Second,
lending by the commercial bank, lending by commercial bank to industry and trade, lending by commercial banks to industry and trade. Third, purchase and sale of government security by the RBI, purchase and sale of government security by the RBI. और लास्ट, नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन आप साथ में लिखते जाओगे कौन से साल का है. यूपीएससी 2013 इकोनॉमी का क्वेश्चन, यूपीएससी 2013 इकोनॉमी का क्वेश्चन. आंसर आपको पता है, ठीक है ना. बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना. ओपन मार्केट ऑपरेशन क्यों होता है, क्या होता है, उससे आप आरबीआई ऐसा क्यों करती है आपको पता है ना. कब बाई करेगी कब सेल करेगी आपको बताया गया. आप एक और क्वेश्चन लिखो. कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स. 2013 का ही सवाल, यूपीएससी 2013, यूपीएससी 2013 क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स. Consider the following liquid assets. First, demand deposit with the bank. First is demand deposit with the banks. Second, time deposit with the banks. Second is time deposit with the bank. Third, saving deposit with the bank. थर्ड, सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक. और फोर्थ, करेंसी. फोर्थ इज करेंसी. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एसेट्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एसेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एसेट्स, the correct sequence of the assets in the decreasing order of the liquidity, in the decreasing order of the liquidity. आप देखो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें से काफ़ी सवाल आए हैं, ठीक है, आए हैं ना. अभी जितने हमने सवाल किए काफ़ी सवाल आपसे हो रहे हैं ना. इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इज फर्स्ट 1432. फर्स्ट ऑप्शन है 1432. फर्स्ट ऑप्शन इज 1432. सेकेंड ऑप्शन 4321. सेकेंड ऑप्शन 4321. थर्ड ऑप्शन 2314. थर्ड ऑप्शन इज 2314. थर्ड ऑप्शन 2314. और फोर्थ ऑप्शन 4132. फोर्थ ऑप्शन 4132. अब एक बारी देखो इसको. क्या आंसर है? डी है. आप सबका क्या होगा बताओ. सक्षम क्या होगा? डी होगा. कैसे डी कैसे होगा? मुझे तो सी लग रहा है. सबसे पहले करेंसी होगी, ठीक है, तो फोर्थ पहले आएगा. हाँ तो बी में भी फोर्थ है पहले. ठीक है, आप सबको समझ आ गया ना डी कैसे होगा, है ना. आ गया समझ तो बस ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं. डिमांड डिपॉजिट वो आपको बताया था ना कि ये करंट अकाउंट है ना. एक करंट अकाउंट बताया था, एक सेविंग अकाउंट बताया था. तो ये करंट अकाउंट में आप, सेविंग अकाउंट में आप पैसा डालते हो और निकाल सकते हो. लेकिन इसमें ये करंट अकाउंट मैंने आपको बताया था ना, वो जो दुकानदार वगैरह होते हैं जिसमें डेली ट्रांजैक्शन चलता है, इसमें डेली ट्रांजैक्शन होता है, डेली आप पैसा डालते हो डेली निकालते हो. तो ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट. तो इसमें जो आपका सेविंग अकाउंट बोला है उसको अलग बोला है, और डिमांड डिपॉजिट ये करंट अकाउंट के बारे में बात की है. ठीक है, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट. डिमांड डिपॉजिट मतलब आप कभी भी डिमांड करो आपको उसी टाइम पे पैसा बाहर निकल जाएगा, वही मतलब है. हाँ, सेविंग से भी निकल जाता है, निकलता है ना, मैंने नहीं मना किया. लेकिन उसमें आपको सेविंग्स और करंट अलग अलग लिख के दिया है, ऐसा लिखा है. तो करंट अकाउंट आप डेली, इसका काम होता है कि
आप डेली, जैसे आप मानो कि आप बड़े बिजनेसमैन वगैरह हो, ठीक है, आप बड़े बिजनेसमैन वगैरह हो, तो यहाँ पे डेली ट्रांजैक्शन होता है और डेली बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारा पैसा निकलता है। लेकिन आपके सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपने पैसा डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा एक ही दिन में बाहर निकालते हो, है ना, जिसको मैंने आपको, आप समझ रहे हो ना, जैसे मनी मल्टीप्लायर बताया था, तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हो, तो आपने पैसा इसीलिए डाला है क्योंकि आपको इंटरेस्ट चाहिए, है ना। लेकिन करंट अकाउंट में लोग पैसा सिर्फ इसलिए डालते हैं क्योंकि वो ब्लैक मनी से बचना होता है, तो वो एक अलग से स्पेशल अकाउंट बनाया गया है, किसके लिए, शॉपकीपर वगैरह के लिए। सेविंग अकाउंट आप कुछ दिनों के बाद पैसा निकालते हो, जितना जरूरत पड़ा उतना निकाला। ये करंट ट्रांजैक्शन मतलब डेली ट्रांजैक्शन जिसमें होता है उसके लिए अलग से एक अकाउंट होता है जिसको आप बोलते हो करंट अकाउंट। क्या चीज? जी, सेविंग्स अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं ये नहीं, हाँ ये लिखो, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, ये लिखो, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, a rise in general level of prices may be caused by, a rise in general level of prices may be caused by, first, an increase in the money supply, first is an increase in the money supply, second, a decrease in the aggregate level of output, second is decrease in the aggregate level of output, decrease in aggregate level of output, third is increase in effective demand, increase in effective demand, increase in effective demand. Select the following answer, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए है आपका ओनली वन, ये तो ऊपर आपको दिया है ना अभी, ऑप्शन क्या है, ओनली वन है, या फिर 1 and 2 है, या 1 and 2 है, या थर्ड 2 and 3 है, या 2 and 3 है, या लास्ट ऑल ऑफ द अबव है। यूपीएससी 2014 2014 का सवाल। हाँ, एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट मतलब एक डिमांड है और सप्लाई है, और आपका एग्रीगेट लेवल आउटपुट जो आपके पास आ रहा है वो कम है, डिक्रीज। एग्रीगेट लेवल मतलब मिलजुल के जितना आपने कहीं से भी आ सकता था उसको प्लस किया, उसका एग्रीगेट आपने किया, वो आपने सब जगह से उसको मिला लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जो एग्रीगेट उसका लास्ट में आउटपुट मिला वो भी डिक्रीज हो गया। क्या चीज़? आउटपुट मतलब कोई किसी सामान का ही आउटपुट होगा ना। अगर डिमांड है और सप्लाई है तो डिमांड क्या होगी, आपने किसी चीज़ की डिमांड की, और सप्लाई मतलब किसी चीज़, डिमांड आपने की मतलब आपके हाथ में पैसा है उसको खरीदने का, है ना, आप डिमांड कर सकते हो किसी चीज़ का, है ना। और आउटपुट का मतलब है कि सप्लाई, पीछे से वो चीज़ मार्केट में है कि नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि इसी में डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब यहाँ से सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, आपको बताया था ना सप्लाई डिमांड करके, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई कैसे चेंज होती है, बताया था ना पहली क्लास में। तो वो कह रहे हैं कि पीछे से आउटपुट ही नहीं है, तो इसीलिए। ठीक है, हो गया। एक और सवाल, 2014, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड, मैं चाह रहा हूं कि अभी तक 5-6 क्लास जो हो गई हैं उसके जितने भी पुराने एमसीक्यू हैं आपको यहीं पे हम कर लें, ताकि आपको भी लगे कि वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में और आपसे हो रहे हैं। ठीक है, बाद में करोगे तो भूल जाएगा आपको। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल, फर्स्ट डिक्रीज द कंजम्पशन, फर्स्ट इज डिक्रीज द consumption expenditure in the economy, decrease the consumption expenditure in the economy, decrease the consumption expenditure in the economy. Second, increase in the tax collection of the government, increase in the
increase in the tax collection of the government, increase in the tax collection of the government. ठीक है. Third, increase the investment expenditure in the economy. Third is increase the investment expenditure in the economy. Increase the expenditure, क्या था? Increase the investment expenditure in the economy. और फोर्थ है increase the total savings. Increase the total savings in the economy. Increase the total savings in the economy. हाँ देखो आपने क्या बोला, आंसर सी. बाकी भी बच्चे बताओ जरा क्या है. सी है आंसर. एक ही आंसर है इसमें से, है ना करेक्ट? एक ही आंसर करेक्ट है. कहाँ गया दोस्तों? एक ही आंसर करेक्ट है. आप देखो इसमें हो सकता बी भी है, हो सकता डी भी है, हो कुछ भी सकता है ना. पर आपको वो चुनना है कि जो होगा ही होगा, है ना. आपको वो चुनना है जो होगा ही होगा. आप ये बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा है ये, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है ना. इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है मतलब लोग ज़्यादा अब उधारी करेंगे, है ना. ज़्यादा लोन लेंगे तो मतलब ज़्यादा कुछ कामकाज करेंगे और जीडीपी का इंक्रीज होगा, ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, नई नौकरियां पैदा होंगी, है ना. तो आप ये भी बोल सकते हो कि टैक्स रेट इंक्रीज होगा, हो सकता है ना, है ना. लेकिन क्या ज़रूरी है कि टैक्स रेट इंक्रीज होगा? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है. नहीं, आप समझ नहीं रहे. मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, नई मनी मार्केट में आई, कुछ नया इन्वेस्टमेंट हुआ, एक फैक्ट्री चलती थी पहले, उस बंदे ने और उधार लिया, नई फैक्ट्री स्टार्ट की, उसमें नए बंदों को जॉब दी. अब वो नए बंदे भी अगर उनको जॉब मिली है तो अब वो भी टैक्स वाली स्लैब में आ गए मानो, और अब नया पैसा भी मिल सकता है ना, टैक्स मिल सकता है ना. आप समझ रहे हो ना. नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब नई जॉब मतलब टैक्स भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी. लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, जरूरी थोड़ी है कि टैक्स इंक्रीज. अभी इतने सारे लोग ऐसे ही टैक्स नहीं भरते हैं, है ना. तो जरूरी थोड़ी है कि टैक्स इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. ऐसा हो सकता है लेकिन ये इसका कोई श्योरिटी नहीं है. वो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है. ठीक है ना. ठीक है, एक और लिखो, एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन. व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हेन 2015 यूपीएससी का सवाल, यूपीएससी 2015, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया reduces the statutory liquidity ratio, when the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 20 basis points, by 20 नहीं, by 50 basis points, by 50 basis points, which of the following is likely to happen? Which of the following is likely to happen? अभी 50 लिखो 20 लिखो कुछ नहीं, उसका मतलब सिर्फ क्या है, रिड्यूस किया है ना. अभी ये कह रहे हैं 50, ठीक है. रिड्यूस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बाय 50 पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन. ठीक है, वो कह रहे हैं लाइकली टू हैपन क्या है, क्या हो सकता है. फर्स्ट, इंडियाज जीडीपी रेट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली. इंडियाज जीडीपी रेट increases drastically. India's GDP rate increases drastically. Second, foreign institutional investors, FII, foreign institutional investors may bring more capital into our country.
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री. थर्ड है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. थर्ड है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लेंडिंग रेट्स. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लेंडिंग रेट्स. और डी, इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस the liquidity. It may drastically reduce the liquidity to the banking system. It may drastically reduce the liquidity to the banking system. ठीक है, इसमें से कोई एक करेक्ट है, आप देख लो. आप देखो ये 2015 का है और आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखोगे, अगर इकॉनमी में 10 सवाल आ रहे हैं तो 3 से 4 सवाल तो यहीं से आएंगे जितना हमने पढ़ लिया. यही SLR, CRR, फिर ये इन्फ्लेशन ऊपर कम कैसे करेंगे, बस यही जो मॉनेटरी पॉलिसी है वहीं से 2-3 सवाल तो यहीं से आते हैं. सी, आप क्या बोल रहे हो? डी क्या था? कैसे लिक्विडिटी कैसे रिड्यूस हो जाएगी ड्रास्टिकली? अगर SLR कम होता है तो लिक्विडिटी तो बढ़ जाती है ना. SLR कम करते हैं तो फिर ज़्यादा पैसा बचता है ना बैंक के पास आगे लेंड करने के लिए, तो लिक्विडिटी तो इंक्रीज होती है ना. बैंक की थोड़ी पूछते हैं भाई, ऐसे किसने बोला बैंक की लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी इन सर्कुलेशन. लिक्विडिटी का मतलब होता है लोगों के हाथ में कितना पैसा है. बैंक की लिक्विडिटी नहीं होती है कुछ भी. ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, मनी हेल्ड बाय द पीपल, उसका मतलब होता है लिक्विडिटी. ठीक है, ठीक है ना. तो क्या आंसर होगा इसका? थर्ड होगा आंसर. ठीक है, चलो बताइए क्या था. हाँ, शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपना लेंडिंग रेट कम करेंगे. यही तो बताया था ना आपको, यही तो बताया था कि अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो क्या CRR SLR को इंक्रीज या डिक्रीज करना है ना. तो अगर ये यहाँ से क्या बोल रहा है कि SLR को डिक्रीज किया, मतलब कि लोगों को ज़्यादा पैसा दो, है ना. लोगों को आप ज़्यादा पैसा दो, मतलब कि आप पहले अगर आपका इंटरेस्ट रेट SLR मानो कि 20% था, अब ये बोल रहे हैं SLR हमने कम किया 18% कर दिया, या अगर आप 50 बेसिस पॉइंट बोलो तो मतलब 19.5% कर दिया. ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है? 19.5% कर दिया. मतलब अब कुछ पैसा आपके पास एक्सेस है, अब आपको उसको देना है. जब आपके पास पहले पैसा कम था, आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर देते थे, अब हाथ में पैसा ज़्यादा है तो अब आप इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दोगे ना. बात समझ आ गई ना? ठीक है ना. अब क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा पैसा है आगे लेंड करने के लिए, तो आप कुछ कम भी इंटरेस्ट रेट करोगे तो भी आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक बात है. 2017 UPSC 2017 क्वेश्चन. Which of the following statement is are correct? Which of the following statement is are correct regarding the Monetary Policy Committee? Which of the following statement is are correct regarding the Monetary Policy Committee, MPC? आप देखो जो पुराना वाला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है कि कमर्शियल बैंक मे कट, है ना, मे रिड्यूस, है ना, मे रिड्यूस, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि क्वांटिटेटिव टूल्स में एक चीज़ होती है मॉरल सुएशन, है ना,
कि हमने ऊपर से कम किया है रेट, आप भी नीचे कम करो, ऐसा आरबीआई मॉरल सुएशन मतलब परसुएड करता है, बोलता है कि हमने ऊपर से जो करना था हमने कर दिया है, आप भी नीचे अपने इंटरेस्ट रेट कम करो, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, क्योंकि ये सवाल आया है 2016 में, तो यहाँ पे लिखा है मई। फिर मैंने आपको बोला कि 2019 में एक अमेंडमेंट की गई जहाँ पे आपका जो पॉलिसी रेट है उसको डायरेक्टली जोड़ दिया गया है बैंकों के इंटरेस्ट रेट के साथ। तो अब ज़रूरी है कि पहले आप ऊपर से आरबीआई कम करता था लेकिन नीचे बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं करती थी, है ना। और अब क्या है कि ऊपर से जैसे ही कुछ चेंज होगी नीचे सीधा इंटरेस्ट रेट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि पहले आया इसलिए ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। 2017 यूपीएससी का पेपर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। फर्स्ट, it decides the RBI's benchmark interest rates. It decides the RBI's benchmark interest rates. It decides the RBI's benchmark interest rates. Second, it is a 12-membered body. Including the governor of RBI. It is a 12-membered body including the governor of RBI. Third, it functions under the chairmanship of Union Finance Minister. It functions under the chairmanship of यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। आपका ऑप्शन है ओनली वन। सेकंड ऑप्शन है 1 and 2। थर्ड आपका ऑप्शन है ओनली 3। और लास्ट आपका ऑप्शन है 2 and 3। आप देखो इसका आंसर क्या होगा। सारे देख लो भाई, क्या आंसर होगा सबका। तो आप देख लो, जो आपको पढ़ाया गया उसमें सवाल आ रहा है और लेटेस्ट ये 2017 का सवाल है। कल हमने बॉन्ड के बारे में कुछ देखा था, आज आप शेयर के बारे में कुछ देखो। आप देखो किसी कंपनी को पैसा लाना है लेकिन वो चाहता है कि वो डेट में पैसा नहीं लेकर आए। उसको डेट में पैसा नहीं चाहिए, वो चाह रहा है कि मैं इक्विटी में पैसा लेकर आऊं। तो वो अपने शेयर इशू करेगा। कहाँ इशू करेगा? आप देखो, ये फाइनेंशियल मार्केट था, ये मनी मार्केट, ये कैपिटल मार्केट, और इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी। अब कोई शेयर इशू कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या होगा कि मेरे को कोई बड़ा बिजनेस करना है ना। उसके दिमाग में ऐसा तो नहीं होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे 1 साल के लिए पैसा चाहिए, नहीं ना। उसे कोई बड़ा बिजनेस करना है तो पहली बारी अगर आपके शेयर इंट्रोड्यूस होंगे तो कहाँ पर होंगे? यहाँ पे प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है। प्राइमरी मार्केट के अंदर, प्राइमरी मार्केट क्या चीज़? पहली बारी आपके कंपनी शेयर इशू करेगी तो क्या आप बोलोगे? आप IPO, है ना। और फिर लोग उसको खरीदेंगे और वापस से उसको सेल रीसेल करना होगा तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे, कहाँ पे? सेकेंडरी मार्केट, ठीक बात है। आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी मार्केट। आप देखो कि एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो, आपको
समझ आ गया आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप एक चीज़ समझो, एक चीज़ है जिसको आप बोलते हो प्राइवेट कंपनी, एक चीज़ है जिसको आप बोलते हो प्राइवेट कंपनी, एक चीज़ है जिसको आप बोलते हो पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी है तो क्या मतलब इसका ओनरशिप जो है वो किसी प्राइवेट एंटिटी के पास है। ज़रूरी नहीं है, आप ये नहीं बोलोगे कि किसी एक बंदे के पास है तो ही प्राइवेट है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, फिर आगे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, है ना, सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जनता के पास उसके शेयर नहीं है, कुछ प्राइवेट बंदे हैं, जैसे 4-5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं के पास उसके शेयर हैं। जनता को उन्होंने शेयर बेचने के लिए मार्केट में नहीं निकाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे इसकी ओनरशिप जो है वो प्राइवेट है, मतलब जैसे इसके 100% शेयर जो हैं वो सिर्फ इन्हीं लोगों के पास हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब कोई बनती है तो उसको अपनी, जैसे ये कंपनी है, अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी है, इसको आगे चल के पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना है तो इसको अपने फ्रेश शेयर कुछ यहाँ से इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी और फ्रेश शेयर यहाँ निकालने पड़ेंगे प्राइमरी मार्केट के अंदर, फिर कुछ लोग उस पर सब्सक्राइब करेंगे, जैसे कि आपका अभी LIC, ठीक है। आप बोलोगे LIC वो तो सरकारी है सर, वो प्राइवेट कैसे? कहने का मतलब क्या है कि उसका 100% अभी सिर्फ एक एंटिटी के पास है, किसके पास? सरकार के पास, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अभी उसका 100% जो है वो सरकार के पास है, किसी एक, उसका जो 100% चीज़ है वो सिर्फ एक बंदे के पास है, वो कौन है? गवर्नमेंट। लोगों के पास उसका कुछ भी नहीं है, लोगों के पास उसका कोई इक्विटी हो, कोई उनका कोई स्टेक हो, उसके लिए उसको यहाँ पे अपना IPO निकालना पड़ेगा। पहली बार निकालेंगे तो आप बोलोगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप समझो कि कोई कंपनी बोले कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, और वही कल वाली एग्जांपल कि 5 लाख वो डेट से लेकर आया और 1 लाख उसके पास था, 4 लाख के उसने शेयर इशू किए। अब मानो 4 लाख के उसने शेयर इशू किए और उसने उसका 4 लाख का IPO निकाला, लेकिन किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। जैसे आपने क्या देखा, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किसका IPO निकला था? पेटीएम का, फिर एक जोमेटो का भी IPO निकला था। आपने ये न्यूज़ देखी थी? आपने न्यूज़ देखी थी? पेटीएम का IPO निकला था, जोमेटो का IPO निकला था, दोनों फेल हो गए, है ना, ठीक है। प्राइवेट कंपनी थी जब तक जोमेटो और ये पेटीएम, तब तक ये बढ़िया चल रही थी। इन्होंने सोचा हम इसको पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं, इन्होंने उसका IPO लॉन्च किया, लेकिन ये चल नहीं पाया। तो पहली बार ही लॉन्च किया था, तो मानो अगर किसी कंपनी को 4 लाख चाहिए थे, उसने पहली बार ही लॉन्च किया तो उसका IPO, अगर उसको ये 4 लाख नहीं मिल पाए, ठीक है, फिर उसको वो फिर से कहे कि हम नेक्स्ट राउंड उसका निकाल रहे हैं फिर से, ताकि और लोग आए, ठीक है। पहले राउंड में हमें ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सेकेंड राउंड जब करेंगे तो आप उसको बोलोगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ कंपनी ही निकाल रही है, अभी ऐसा नहीं है कि मैंने खरीद लिया है और मैं अब किसी नए बंदे को उसको आपस में एक्सचेंज कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ कंपनी ही निकाल रही है, ठीक है, अभी सिर्फ कंपनी ही निकाल रही है। मानो इसने बोला था कि 70,000 शेयर में मार्केट में निकाल रहा हूँ, मानो 70,000 तो बिके ही नहीं, किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किए, मानो किसी ने 20,000 ही सब्सक्राइब किए। इनका ये था कि मैं 70,000 मेरे शेयर निकालूंगा और मेरे पास 4 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। मानो किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, 20,000 शेयर ही बिके, बाकी जो बच गया फिर उसको वो फिर से लॉन्च करेंगे, और फिर से जब लॉन्च करेंगे तो आप क्या बोलोगे? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। आप देखो, एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो शेयर का फेस वैल्यू, एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो फेस वैल्यू, एक होता है जिसको आप बोलते हो उसका प्रीमियम, एक होता है उसका प्रीमियम। ये फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू है कि वो शेयर जो है, मानो कोई शेयर है उसका फेस वैल्यू है 10 रुपये, मानो इतना तो वो मिनिमम है, इससे नीचे तो वो नहीं बिकेगा, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि वो मिनिमम वैल्यू, वो थ्रेशोल्ड वाली वैल्यू जिससे नीचे तो कोई शेयर नहीं बिक सकता है, उसका IPO नहीं निकल सकता है, ठीक है। उस पर ये प्रीमियम क्या है? प्रीमियम मानो रिलायंस है, रिलायंस आपको पता है बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट करती है, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अगर रिलायंस अपना
कोई शेयर मार्केट में निकाले या फिर कोई अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाए और उसका IPO लॉन्च करे, तो रिलायंस 10 रुपये अगर उसका फेस वैल्यू होगा, पर क्योंकि वो रिलायंस है, उसका वो ब्रांड है, तो उस ब्रांड की वजह से अगर वो उस पर 50 रुपये का भी प्रीमियम लगाए या फिर मानो 100 रुपये का भी प्रीमियम लगाए और वो शेयर 110 रुपये का मार्केट में निकले, तो भी लोग खरीदेंगे। प्रीमियम का मतलब क्या है कि किसी बड़ी कंपनी का ब्रांड होने की वजह से वो एक्स्ट्रा जो अमाउंट उस फेस वैल्यू पे लगा उसको आप बोलोगे प्रीमियम। मानो कि किंगफिशर, उसका कोई शेयर वो निकालना चाहता है, उसका फेस वैल्यू 10, लेकिन अब ये अगर ये बोले कि मैं तो प्रीमियम लगाऊंगा 200 रुपये और 210, तो कोई खरीदेगा ये शेयर? ये भी फेल हो जाएगा पेटीएम की तरह। बात समझ आ रही है? तो ये प्रीमियम का ये मतलब होता है। फेस वैल्यू क्या? नहीं, शेयर नहीं खरीदेंगे 10 रुपये पे, यही शेयर का फाइनल प्राइस होगा, ये शेयर का फाइनल प्राइस है। मैं ये कह रहा हूँ कि शेयर उसने बाहर निकाले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फेस वैल्यू किसी शेयर का मिनिमम वैल्यू है जो एक्चुअल में उसकी प्राइस थी, लेकिन क्योंकि वो किसी बड़ी कंपनी ने उसको निकाला है, तो बड़ी कंपनी बड़ा ब्रांड होने के नाते उस पर जो प्रीमियम लगा है वो कोई बढ़िया कंपनी जो होगी वो ज़्यादा प्रीमियम लगाएगी, तो आपका फाइनल जो शेयर का प्राइस आएगा वो ज़्यादा आएगा, फिर भी लोग खरीदेंगे क्योंकि कंपनी अच्छी है। बात समझ आ रही है? अगर कोई कंपनी बेकार है तो उसका प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं होगा, वो कम होगा। और ये 10 रुपये का मतलब 10 नहीं है। मानो किसी कोई कंपनी चाह रही है कि मैं अपना शेयर बेचूं, उसके दिमाग में ये है कि मैं 200 रुपये का अपना मार्केट में शेयर लोगों के हाथ में जब आए तब 200 रुपये का आए। बात समझ रहे हो? तो मानो उसका फेस वैल्यू होगा कि 50 रुपये, ठीक है, और 150 रुपये वो चाह रहे होंगे कि मैं इस पर प्रीमियम लगाऊं। लेकिन अगर मानो वो कंपनी अच्छी नहीं है तो फिर अपना मैनिपुलेट करेगी कि नहीं भाई, अगर मैं 150 रुपये प्रीमियम लगा के 200 रुपये अगर मार्केट में आ रहा है तो 200 रुपये का मेरा तो ये शेयर नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये तो कम नहीं हो सकता ना, ये तो फिक्स्ड है। मैं अपना प्रीमियम थोड़ा कम करता हूँ, लोगों के हाथ में अगर 100 रुपये का आएगा तो क्या पता लोग सब्सक्राइब कर लें। बात समझ आई? ये प्रीमियम क्या है? किसी कंपनी के होने की वजह से उस शेयर के फेस वैल्यू के ऊपर लगने वाली चीज़, जिससे फाइनल शेयर की कॉस्ट आपकी डिसाइड होती है। बात समझ आई? हाँ, डायरेक्ट भाई शेयर तो डायरेक्ट ही निकालेंगे। जब लोगों के पास आएगा तब तो यही बोलेंगे 200 रुपये का शेयर है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। ये इसका पढ़ने का तरीका है, करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। अगर आपसे कोई पूछे कि फेस वैल्यू क्या होती है या फिर किसी शेयर का प्रीमियम क्या होता है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किसी शेयर का फेस वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे अगर किसी कंपनी को निकालना है कोई शेयर मार्केट में, तो फेस वैल्यू क्या होता है? कोई मिनिमम वैल्यू जिससे नीचे तो वो शेयर कभी नहीं निकालेगी, ठीक है। और क्योंकि वो एक बढ़िया कंपनी है और या फिर वो अच्छी कंपनी नहीं है, तो उस पर बीइंग अ अच्छी कंपनी या बुरी कंपनी, वो जो प्रीमियम उस पर लगा रही है वो प्लस फेस वैल्यू फाइनल शेयर का वैल्यू डिसाइड करता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक अगर आपको बोले कि भाई आपने 200 रुपये का निकाला, तो क्या सोच के आपने 200 रुपये का निकाला? बात समझ आ रही है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मार्केट में किसी कंपनी का 200 रुपये का शेयर आया है और आप बोलोगे कि यार 200 रुपये का तो इसका शेयर बनता ही नहीं है, ये तो कंपनी इतनी अच्छी नहीं है ना? बात समझ आई? ठीक है, तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरी कंपनी तो अच्छी है, उस पर ज़्यादा प्रीमियम लगता है, इसलिए शेयर की वैल्यू कीमत ज़्यादा है। किसी शेयर की कीमत ज़्यादा क्यों है और किसी शेयर की कीमत कम क्यों है, ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी उस पर कितना प्रीमियम लगा रही है। अब बात समझ आई? अब बात ठीक है? अब बात ठीक है? ठीक है, एक चीज़ होगी फेस वैल्यू, एक चीज़ होगी प्रीमियम। फिर सेबी ने एक चीज़ बोली है कि आपको कभी भी ये शेयर लॉन्च करना है तो इसका जो प्राइस होगा वो कोई इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। क्या? इंटीजर वैल्यू मतलब 10 रुपये का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 300 का हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 25.67, ठीक है। हाँ, डेसिमल मतलब वही ना, इंटीजर बोल दिया ना, इंटीजर में डेसिमल नहीं आते ना, ठीक है ना। इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए शेयर के बारे में।
आप बोल रहे हो ये प्रीमियम सर, ये प्रीमियम क्या चीज़ है, प्रीमियम क्या चीज़ है। बात समझो, मैंने आपको क्या कहा था कि किंगफिशर एक कोई कंपनी है जो कि अपना लोन नहीं दे पा रही है, और उसके लिए जो मैंने आपको बोला था एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, कि सरकार कुछ और उसको लोन दे रही है और आप कुछ नया बिजनेस वगैरह खड़ा करो, है ना। अब मानो जो पुरानी किंगफिशर की कंपनी होती थी वो अपना शेयर कभी निकालती थी 500 रुपये का, तो भी लोग खरीद लेते थे एक टाइम पे, ठीक है। आज के टाइम पे वो निकाले 500 रुपये का शेयर, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। उसका मतलब क्या है कि अब उसने अपने शेयर का जो दाम कम किया है, उसने अपने शेयर का जो दाम कम किया है, वो क्या कम किया, उसने उसका प्रीमियम जो उस पर वो लगाती थी उसको उसने कम कर दिया कि मैं थोड़ा सस्ते में बेचूंगा तो लोग खरीद लेंगे। बात समझ आई? ये कहने का मतलब है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रीमियम ज़्यादा लगाओगे फिर भी तो कोई खरीदने को नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप एक और चीज़ देखो, ये आपको समझ आ गया कि शेयर तो उसमें पहली बार निकालोगे तो आईपीओ, दूसरी बार निकालोगे तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। शेयर का फेस वैल्यू क्या होता है, शेयर का प्रीमियम क्या होता है, शेयर इंटीजर में निकालना है। सेबी ने बोला है कि शेयर का वैल्यू इंटीजर में होना चाहिए। आप देखो कि अगर कोई नई कंपनी है, कोई न्यू कंपनी, वो चाहे कि मैं आईपीओ लॉन्च करना चाहता हूँ, तो क्या क्या उसको करना पड़ेगा। किसी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना है, मानो कि ये कोई कंपनी है, उसको आईपीओ लॉन्च करना है, तो उसको पहले जाके सेबी में, उसको सेबी में जाके एक प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होगा? उस प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा कि मेरी ये कंपनी है, इसका मैं आईपीओ लॉन्च करना चाहता हूँ, मेरी ये विज़न है, मेरी ये विज़न है कि मैं इतना आईपीओ लॉन्च करूँगा, इतने मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ये मेरा फ्यूचर प्लान है, ठीक है। उसमें कंपनी का फ्यूचर प्लान लिखा होगा। उसमें क्या लिखा होगा? कंपनी का फ्यूचर प्लान। ऐसा कोई भी तो नहीं है ना कि कल को मेरा मन किया तो मैं जाके अपना आईपीओ लॉन्च कर दूं, ऐसे नहीं है ना। पहले मेरे को सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी, मेरे को सेबी को एक प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, उसमें लिखा होगा कि मेरा ये विजन है कंपनी को लेके, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, आगे चल के मेरा ये फ्यूचर प्लान है, मैं इस कंपनी के साथ ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें नहीं लिखी होंगी कि मेरे आईपीओ का क्या प्राइस है और किस दिन मेरा आईपीओ निकलेगा, ठीक है। वो अलग से कंपनी जो है न्यूज़पेपर वगैरह में निकलवाती है, ठीक है, कि हमारा आईपीओ लॉन्च होने वाला है, इस डेट को निकलेगा और हर शेयर की कीमत इतनी होगी, ठीक है। वो सेबी को आपको बताने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है। तो क्या नहीं लिखा होगा इस पे इसका वैल्यू नहीं लिखा होगा और डेट भी नहीं लिखी होगी। वैल्यू भी नहीं लिखा है, डेट भी नहीं लिखी है कि आईपीओ कब लॉन्च हो रहा है। वैल्यू नहीं लिखा, डेट नहीं लिखी। आप देखो, आपको ये शेयर वगैरह इशू करने हैं, अभी आज के टाइम पे तो ये सब डीमटीरियलाइज्ड हो गया है, ठीक है। डीमटीरियलाइज्ड मतलब ऑनलाइन, डीमटीरियलाइज्ड उसको क्या मतलब है? ऑनलाइन। ये पुराने टाइम पे सब ये जो है ये कागज़ के पेपर के ऊपर होता था, ठीक है। पेपर के ऊपर शेयर बिकते थे, ठीक है, पेपर के ऊपर बिकते थे शेयर। तो यहाँ पे एक कंपनी है, इसने आईपीओ इशू करना है, मार्केट में आईपीओ निकालना है, ये आपका मार्केट। तो ये कंपनी जो है खुद इतना सिरदर्दी नहीं लेती है कि मैं ये सब खुद काम करूंगा, है ना। बीच में इंटरमीडिएटरी, बीच में कोई इंटरमीडिएटरी रहती है, बीच में कोई इंटरमीडिएटरी रहती है जो कि इस कंपनी के बिहाफ में मार्केट में शेयर निकालती है, ठीक है। ऐसे लोग, ऐसी कंपनी जो कि किसी कंपनी के बिहाफ पे मार्केट में शेयर वगैरह निकाले, उनको आप क्या बोलते हो? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। उनको आप क्या बोलते हो? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो बंदा है जो किसी कंपनी का मार्केट में आईपीओ निकालता है, सब डिसाइड करता है। ये सिर्फ बोल देते हैं कि शेयर मेरे को इतने निकालने हैं, ये वो। अब उसका सारा आगे प्रोसीजर वाला काम वो इस बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, वो इस इंटरमीडिएटरी, इसको कुछ पैसा दे दिया जाएगा, आप मेरे नाम से यहाँ पे शेयर निकालो, ठीक है। ऐसा बंदा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर मर्चेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर यूएसए, मर्चेंट बैंकर यूके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि अगर शेयर निकालना है
तो बीच में एक इंटरमीडिएटरी रहेगी, वो उसके नाम पे उतने शेयर छापेगी और मार्केट में निकाल देगी कि इतने रुपए का है, आप आगे सब्सक्राइब करो। ये तो हो गया, मानो इंडिया में अगर किसी कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करना है और इंडिया से ही पैसे लेने हैं, ठीक है, किसी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना था और इंडिया से ही पैसे लेने थे। मानो कि कोई कंपनी है, वो चाह रही है कि मैं फॉरेन में अपना आईपीओ लॉन्च कर दूं, ठीक है, मैं फॉरेन में अपना आईपीओ लॉन्च कर दूं और मैं पैसा जो है रुपीन में नहीं, मैं अब तो डॉलर में चाहता हूँ कि मेरे पास डॉलर में पैसा आ जाए, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। ऐसा क्या करेगी वो कंपनी, यहाँ पे है, वो यहाँ जाएगी, मानो अमेरिकन बैंक को वो अपने सारे शेयर्स दे देगी, वो अपनी कंपनी के सारे शेयर्स जो है अमेरिका के बैंक को दे देगी। अमेरिका के बैंक उस शेयर के हिसाब से इस कंपनी को क्या देगा? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आप लिखो उसको, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ऐसी अगर यूरोप में निकलता है तो उसको आप बोलते हो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। कंपनी ने यहाँ से सारे शेयर दे दिए अमेरिका के बैंक को, अमेरिका ने उसके जितने शेयर थे उस हिसाब से जितने का भी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बनती थी उसको निकाला, और अब ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज होगा वहाँ पे लिस्ट की जा सकती है। आप डायरेक्टली जाके अपने जो आईपीओ है वो किसी बाहर की कंट्री में सीधा जाके वहाँ के स्टॉक मार्केट में आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकते। बात समझ आई? मैं इधर से जाके सीधा ये नहीं बोल सकता कि मैं अमेरिका में जाके अपना आईपीओ इशू कर रहा हूँ, मेरे को डॉलर में पैसा चाहिए, मैं तो रुपये में पैसा नहीं लूँगा, है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ पे जाओगे, आप अपना शेयर दोगे, अमेरिका बैंक उसके हिसाब से आपको ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट निकालेगा, और ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज होगा वहाँ पे लिस्ट होगा। फिर जो लोग भी इसको खरीदेंगे, तो लोग तो यहाँ पे डॉलर में खरीदेंगे। अब लोग डॉलर में खरीदेंगे तो जब फिर ये कंपनी आगे प्रॉफिट करेगी, जब ये कंपनी आगे प्रॉफिट करेगी तो इसको जो डिविडेंड देना पड़ेगा इन लोगों को जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है, वो किस में देना पड़ेगा? डॉलर में। बात समझ आई? तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब एक और चीज़ लाई गई 2014 में 2014 के बजट में बोला गया कि हम एक और चीज़ निकालेंगे जिसका नाम है भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या? भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब जैसा ये चल रहा है वैसा उल्टा भी हो सकता है ना। बाहर का कोई बंदा बोले कि मुझे अपने स्टॉक एक्सचेंज में ये गेम नहीं खेलनी, मुझे इंडिया से रुपये में पैसा चाहिए, ठीक है, मुझे इंडिया में रुपये में पैसा चाहिए। तो सेम गेम, यहाँ बाहर की कंपनी, यहाँ इंडिया का बैंक, और इंडिया उसके मुताबिक उसको क्या देगा? भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और डिविडेंड में पैसा रुपये में देना पड़ेगा। ठीक बात है। ऐसा कोई कंपनी क्यों करेगी? बात समझ आ रही है? अभी मानो इंडिया में कोई चाहता है कि मैं यहाँ से पैसा उठाऊंगा रुपये में, मुझे ज़्यादा पैसा उठाना है, अगर मैं डॉलर में बाहर से पैसा उठाऊंगा तो मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। अगर मैं इंडिया में आईपीओ लॉन्च करूंगा तो भाई रुपये में मेरे को पैसा आएगा, लेकिन मैं बाहर से लूँगा तो मुझे डॉलर में पैसा आ जाएगा, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। और अगर मैं इंडिया में लॉन्च करूँगा तो बाहर इंडिया में क्या पता मेरी इमेज ख़राब है, कोई लोग नहीं सब्सक्राइब करें, है ना। बाहर करूँगा तो क्या पता कोई लोग सब्सक्राइब कर भी लें। ठीक है। हाँ, ये है कि आपको उसका डिविडेंड भी डॉलर में देना पड़ेगा, लेकिन उस मुताबिक से आपको पैसा भी तो ज़्यादा आ रहा है ना। ठीक है, उस मुताबिक आपको पैसा भी ज़्यादा आ रहा है। आपको कहीं पे एमसीक्यू में मिल जाए लिखा हुआ क्या? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि एक कंपनी किसी बाहर की कंपनी में जाके अगर आईपीओ लॉन्च करना चाहती है, शेयर लॉन्च करना चाहती है, तो उसको इस प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है और ये वाले नाम उससे
जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्या? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फिर आप एक और चीज़ देखो, यहाँ तक आपको समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई। आप देखो कि शेयर निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नॉर्मल तरीका और एक होता है जिसको आप बोलते हैं बुक बाइंडिंग मेथड। ठीक है, अभी आपके ये वाला चीज़ तो चलो प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन कहीं आपसे कोई पूछ ले शेयर बॉन्ड के बारे में कुछ, तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ तो नॉर्मल तरीका होगा, आप बोलोगे कि मैं अपना शेयर निकालूंगा, उसकी इतनी वैल्यू होगी, आप हर बंदा मुझे एक शेयर का 500 रुपये देगा और ये फिक्स्ड वैल्यू है, आप बस इस पर मेरा शेयर खरीदो, ठीक है। या फिर हो सकता है बुक बाइंडिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग लोग जो हैं वो ऐसा जैसे टेंडर निकलता है ना, उस हिसाब से बिडिंग करते हैं, ठीक है, कि मैं आपसे 1000 शेयर ले लूँगा, लेकिन फिर 500 नहीं, मुझे आप 450 रुपये में शेयर दो, ठीक है। कोई बोलेगा कि मैं आपसे 5000 शेयर ले लूँगा, लेकिन फिर आप मुझे उसको 400 रुपये में दो। उस हिसाब से ऐसे करके वो कुछ एक तारीख देते हैं, उस तारीख तक आप सब बिड करते हो कि मुझे इतने इतने का आप और इतने इतने रुपए में इतने इतने मेरे को सब्सक्राइब करने हैं, ठीक है। फिर वो लास्ट में कैलकुलेट करते हैं और एक मिड वैल्यू निकालते हैं, एक कि हाँ इससे नीचे तो हम नहीं बेच सकते, और उस हिसाब से जिन्होंने बोली लगाई होगी जिसका भी ऊपर आएगा उसको उतने मिल जाएंगे। बात समझ आई? ठीक है, ये दो तरीके अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या है तो आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, बुक बाइंडिंग मेथड है, एक नॉर्मल मेथड है शेयर का। अभी मैंने आपको शेयर के बारे में सारी जानकारी ऑलमोस्ट दे दी है कि क्या होता है। आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाएगा, आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो अगर मेंस का भी होगा या फिर प्री का भी होगा, उसमें यही सब चीज़ लिखी होगी। उसमें यही लिखा होगा कि शेयर, ये आईपीओ क्या चीज़ है, ये एफपीओ क्या चीज़ है, और डिविडेंड किस में मिलता है, इंटरेस्ट किस में मिलता है, क्या किस में फ़ायदा है, शेयर बॉन्ड में जो भी आपको डिफरेंस बताया था, वही मोटी मोटी चीज़ें। अभी इतना डीप में कोई भी नहीं पूछता है, पर अभी चलो पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको कल एक चीज़ बताई थी मैंने, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड, ये बताई थी कल, ये चीज़ बताई थी मैंने आपको, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड नहीं बताई थी? आप देखो ये बॉन्ड प्राइस, ये बीच में एक चीज़ थी मेरे ख्याल से छूट गई है। बॉन्ड प्राइस और ये बॉन्ड यील्ड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, ये आप लिख के रखो। ये प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी वालों का, ठीक है। क्या है? बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड की यील्ड में इनवर्स रिलेशन है, मतलब बॉन्ड की प्राइस अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड की यील्ड कम होगी, और बॉन्ड की यील्ड अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी। मतलब क्या है कि यार वही वाली चीज़ थी, हाँ, वो 100 रुपये का बॉन्ड, उस पर 8% इंटरेस्ट रेट 10 साल के लिए मुझे रखना था, ठीक है, पर मुझे 1 साल में उसमें मज़ा नहीं आया और मैंने बेच दिया, ठीक है। तो मुझे 1 साल के बाद तो इस पर कितने 108 रुपये मिलने थे, है ना, 108 रुपये मिलना था, मतलब 8 रुपये मिलना था, तो कितना मिलना था, 8 रुपये मिलना था, और मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 100 रुपये, तो कितना हुआ 8%, है ना। अब मैंने इसको 100 का नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको 90 का बेच दिया, तो 8% तो 8 तो फिर भी मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट तो 8 ही है, पर अब मैंने इसको 90 का खरीदा है तो मेरे पे 8/90 पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 8.9%। अब मानो मैंने 80 रुपये का इसको बेच दिया, अब ये 90 वाले को भी अच्छा नहीं लगा, इस 90 वाले ने भी इसको बेच दिया 10 रुपये कम पे, ठीक है। उसको भी 8 रुपये प्रीमियम तो मिल रहा है ना, लेकिन 8 रुपये उसका खुद का कॉस्ट कितना है 80, तो कितना हो गया 10%, है ना। तो आप देखो इधर यील्ड बढ़ रही है लेकिन बॉन्ड का प्राइस कम हो रहा है। बात समझ आ रही है? सिर्फ यही मतलब है बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड की प्राइस का, ठीक है।
कोई बोले कि बॉन्ड की यील्ड इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? आपको समझ आना चाहिए कि बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड की यील्ड डिक्रीज होगी, और जैसा भी इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये बात आपको समझ आ गई ना? बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड, आईपीओ एफपीओ हो गया। अब आप एक चीज़ देखो जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट, ये आप ध्यान में रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है, एक दो बार नहीं, ये हर दूसरे तीसरे साल के बाद छोड़ के बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड के ऊपर एक सवाल आता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? ठीक है ना। आप देखो ये पी नोट क्या है। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये एफ आई आई और एफ पी आई क्या होता है। नहीं, एफ डी आई और एफ आई आई और एफ पी आई एक ही चीज़ है। आप देखो किसी कंपनी को किसी दूसरी कंट्री में, फॉरेन, क्योंकि इसके नाम का पहला वर्ड ही क्या है? फॉरेन, ठीक है। दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अगर वो किसी कंट्री के 10% से कम शेयर खरीद रहा है तो आप क्या बोलोगे उसको? ये एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, 10% से लेस देन 10%। और अगर वो 10% से ज़्यादा, 10 और 10% से ज़्यादा, मोर देन 10%, 10 और मोर देन 10% किसी कंपनी में, किसी फॉरेन की कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो आप क्या बोलोगे? ये जो पैसा आया ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आया है। आप देखो क्या डिफरेंस क्या होता है एक एफआईआई और एक एफडीआई के बीच में। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि मैं किसी कंट्री में पैसा लगा देता हूँ और अचानक से वहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ अप टू 10%, 5-6%, 10%, वहाँ से कुछ मुनाफा होगा, फिर पैसा निकाल लूँगा सारा और फिर किसी दूसरी कंट्री में जहाँ पे मुझे लगेगा अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर दूँगा। बात समझ आ रही है? लेकिन एफडीआई, इसका मतलब क्या है? ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ देखते हैं कि जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे जाके हम इन्वेस्ट कर देंगे। ये एफडीआई अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। इनका ध्यान होता है कि इस कंट्री में मुझे अब मैंने 10% से ज़्यादा खरीदा है, मानो 10% से ज़्यादा, मानो 20-30% इन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो इनका दिमाग में क्या होगा कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इस कंट्री में रहना है। प्लस अगर किसी बाहर की कंपनी ने 20-30% अगर इन्वेस्ट किया है तो उनके दिमाग में क्या है कि हमने इतने इसके शेयर खरीदे हैं, है ना, इतनी शेयर होल्डिंग है हमारी, तो उतना ही फिर इनका ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें भी इनका उतना कंट्रोल एक्स्ट्रा बनेगा। बात समझ आ रही है ना? तो उतना ही इनका से ज़्यादा सीईओ जो डिसीजन लेगा उसमें इनका भी उतना ज़्यादा से रहेगा, है ना। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं, इनका दिमाग में है कि अचानक से आएंगे, खूब यहाँ पे पैसा अचानक से मिलेगा और फिर कहीं और चले जाएंगे। इनके दिमाग में है कि हमारी ज़्यादा शेयर होल्डिंग अगर होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारे ज़्यादा लोग बैठेंगे, सीईओ जो डिसीजन लेगा फिर यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हाँ हमारा तो उस कंपनी के साथ टाई अप है, आप रॉ मटेरियल वहाँ से मंगवाओ, और मतलब ऐसे ही, आप समझ रहे हो ना क्या मतलब है ना। जैसे किसी ने बाहर से इन्वेस्टमेंट की, जैसे किसी मोबाइल कंपनी में की, तो फिर अगर इनके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो ये बोलेंगे कि आप वो हम तो रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदते थे, आप वहाँ से मंगवाया करो और आप ऐसे किया करो, आप डिसीजन में अपना चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कंपनी ग्रो करे और उनके हिसाब से चले। अब मानो ये पार्टिसिपेटरी नोट, तो फिर ये क्या चीज़ है? एफआईआई तो हमें समझ आ गया, एफडीआई भी समझ आ गया, बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया, 10% से कम। ये भी आप लिख कर रखो, आपको बहुत बारी एग्जाम में पूछते हैं, ये ऐसी चीज़ पूछते हैं, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के दिमाग में क्या है, ठीक है। आप देखो ये पार्टिसिपेटरी नोट क्या है। मानो कि बाहर का कोई बंदा है, वो चाह रहा है कि वो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करे। कहाँ पे? इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है कोई एफआईआई, मतलब बाहर का कोई बंदा है, वो चाहता है कि वो इंडिया के
मार्केट में इन्वेस्ट करे 10% से कम, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि वो सेबी के साथ रजिस्टर करवाए, ठीक है, वो ये नहीं चाहता है कि वो सेबी के पास रजिस्टर करवाए। आप बाहर से आओगे तो जैसे मेरे को यहाँ से आईपीओ लॉन्च करना था बाहर, तो मैं भी तो डायरेक्ट नहीं कर पाया ना, मैंने अमेरिका के बैंक के पास जाके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ली है ना। वैसे ही बाहर का कोई बंदा है, अगर वो चाहे कि मैं इंडिया में 10% में जो है इन्वेस्ट करूँ, लेकिन अभी डायरेक्ट तो पैसा नहीं लगा सकता है ना, तो उसको सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा हूँ। वैसे ही हम जब एफडीआई में आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, और एक होता है गवर्नमेंट रूट, है ना। आप देखोगे एफडीआई इज अलाउड 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट लिखा होता है, और कहीं कहीं लिखा होता है कि 50% है, लेकिन उसमें फिर आपको गवर्नमेंट रूट के थ्रू आपको कम एफडीआई है ना। वैसे ही आपको अगर बाहर से किसी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अभी कोई चाहता है कि मैं सेबी से कोई अप्रूवल ना लूँ, मेरे को कोई भी ये यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवानी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं यहाँ आऊँ और मार्केट में पैसा लगाऊँ। तो आप देखो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से डील करने के लिए इंडिया में ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के इंटरमीडिएटरी रहते हैं, जैसे कि HSBC वगैरह, ठीक है, फॉर एग्जांपल HSBC, ठीक है, HSBC मानो एक इंटरमीडिएटरी कंपनी है, ठीक है। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाएंगे पैसा और किसको दे देंगे, ये एक FII वाले इंस्टीट्यूशन को, जो कि क्या है, एक इंटरमीडिएटरी है, और इनको बोलेंगे कि आप ये पैसा जो है यहाँ के मार्केट में लगा दो, ठीक है, आप ये पैसा मेरे नाम से इस मार्केट में लगा दो। और ये FII वाले इस बंदे को क्या देंगे, ये पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है, कि हमने तुम्हारे नाम से इतना पैसा इस कंपनी में लगा दिया। तो डायरेक्ट तो नहीं लगा पाए, इसके थ्रू लगाया, और इस कंपनी ने इसको क्या दिया, पार्टिसिपेटरी नोट। तो पार्टिसिपेटरी नोट अगर आपको कहीं पर भी अब सुनने को आए तो आपको पता चलना चाहिए पार्टिसिपेटरी नोट, हाँ, वो तो बाहर के जो लोग जो 10% से कम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराएं, ठीक है, तो वो ऐसे ही एक इंटरमीडिएटरी के पास जाते हैं और वहाँ से पार्टिसिपेटरी नोट ले लेते हैं और फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसा हो तो सकता है, पर इसमें कुछ नुकसान है, हाँ, तो इसमें बहुत सारे नुकसान है। इसमें सरकार बोलती है कि आप ये कैपिटल गेन्स टैक्स, इसको आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, किसको, कैपिटल गेन्स टैक्स को। कैसे अवॉइड कर रहे हो, आप देखो इसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, इसने यहाँ इन्वेस्ट किया, लेकिन सरकार को तो बस ये पता है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पीछे से किसने इन्वेस्ट किया है। बात समझ आ रही है, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ पार्टिसिपेटरी नोट गया है, सरकार सिर्फ इसको मॉनिटर करती है, ये बाहर से कौन आ रहा है इसको नहीं। सरकार का ये कहना है कि ये जो FII वाले इंस्टीट्यूशन है, ये बाहर से पार्टिसिपेटरी नोट लेके यहाँ पे अचानक से आते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर अचानक से बहुत सारा पैसा खींच के ले जाते हैं। अगर इनको प्रॉफिट हो गया बहुत सारा और फिर ये इनके दिमाग में कहीं और तो ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और अचानक से ये पैसा खींच ले, अभी बहुत सारा पैसा खींच लेंगे तो मार्केट अचानक से नीचे गिर जाएगा, गिरेगा, क्यों, सबको लगेगा कि यहाँ से तो बहुत सारे जो स्टॉक, बहुत सारे शेयर थे वो बिकना शुरू हो गए, है ना, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि अब मेरे पास कोई चीज़ 500 की है, अभी मैं इसको, अगर इसका कल दाम 300 हो गया फिर तो मुझे घाटा हो जाएगा, है ना, तो आज ही अगर लोग बेच के निकल रहे हैं तो मैं भी इसको कोई 400 का बेच देता हूँ, नहीं तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। वैसे ही अगर ये अचानक से यहाँ आके अचानक से पुल कर जाएंगे तो मार्केट अचानक से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ आते हैं और यहाँ से कुछ पैसा कमा कर लेके जाते हैं, तो उस पर सरकार बोलती है कि जो आपने यहाँ पे ग्रोथ हुई, जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, जो आपको प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर आपका क्या बनता था, ये कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है, आपने वो हमें नहीं दिया, ये कैपिटल गेन्स टैक्स। तो सरकार बोलती है कि ये पार्टिसिपेटरी नोट वाले जो है हमें कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देते हैं। फिर सजेशन आती है कि आप ये वाला रूट बंद क्यों नहीं करवा देते हो, है ना, आप ये रूट बंद करवा दो। तो फिर जो इसके एक होता है एंटी में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं मिलता। आपको कैपिटल गेन्स टैक्स समझ आता है? कैपिटल गेन्स टैक्स का मतलब है मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसकी कीमत बढ़ी, जब मैंने उसको बेचा तो जो आपको प्रॉफिट हुआ उस पर लगने वाला टैक्स, ठीक है, मतलब कोई कैपिटल, उस पर जो गेन मिला उस पर टैक्स। अगर उसकी कीमत यहाँ पे ये आता और इस पर इसको नुकसान हो जाता फिर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स फिर थोड़ी बनता है, नहीं बनता ना। कैपिटल पे अगर इंक्रीज हुआ, गेन हुआ,
तभी कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, ठीक है। तो जो इसके एंटी में बोलने वाले हैं वो बोलते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स आप इवेट कर रहे हो। जो प्रो में बोलने वाले वो बोलते हैं हाँ ठीक है कैपिटल गेन्स टैक्स कर तो रहे हैं, लेकिन फिर ये जो इतना सारा पैसा लेकर भी तो आ रहे हैं ना, अगर ये आएंगे ही नहीं तो फिर हमें इतना सारा पैसा तो मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे आप ऐसे दिमाग में क्या सोचते हो, आप देखते हो बायजूस की ऐड, आपके दिमाग में आता है कि यार शाहरुख खान इसकी ऐड करता है, फिर आप खोलते हो कि बायजूस में किस किस ने इन्वेस्ट किया है, आप उसकी लिस्ट निकालते हो, आप देखते हो कि अरे इसमें तो मानो मैं ऐसा फॉर एग्जांपल मानो इसमें जैक मा ने इन्वेस्ट किया हुआ है या इसमें इसने इन्वेस्ट किया, तो आपके दिमाग में उस कंपनी की पॉजिटिव इमेज बनती है ना, आपके दिमाग में बनता है यहाँ पे इसमें तो इसके बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, तो आप सोचते हो हाँ ये अच्छी कंपनी है, इसका शेयर मैं खरीद सकता हूँ। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अगर लोग आएंगे ही नहीं यहाँ पे, FII से भी पैसा नहीं आएंगे, ऐसा तो बहुत कम होता है ना कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए FDI में पैसा लाएं, है ना। FDI मतलब 10% से, अब कंपनी कितनी बड़ी होती है उसका 10% भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, कंपनी तो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, 10% उसका हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे FPI में ज़्यादा पैसा आता है FDI में, तो आप बोलोगे FII में ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा पैसा लेकर आते हैं, क्योंकि वो बेशक शॉर्ट टर्म के लिए आए लेकिन वो ज़्यादा है क्वांटिटी में एज कम्पेयर टू जो FDI जो लॉन्ग टर्म का सोच के आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो प्रो में बोलते हैं वो बोलते हैं अगर इसको बंद कर देंगे तो इसमें जो है जो पैसा आ रहा था वो भी नहीं आएगा। फिर इससे क्या हो सकता है, इससे एक और चीज़ हो सकती है, इससे वही आप बोलोगे वही हवाला ट्रांजैक्शन वो भी आप इसके साथ जोड़ दोगे, वही हवाला वाला जो ट्रांजैक्शन है, हाँ वो हवाला वाला ट्रांजैक्शन वो भी आप इसमें जोड़ सकते हो। कैसे, मैंने आपको वो हवाला वाला सिस्टम बताया था कि यहाँ पे एक बंदा रहता है, वो इंडिया में उसको पैसे भेजने हैं लेकिन वो बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं जाना चाहता, क्योंकि बैंकिंग चैनल के थ्रू जाएगा तो फिर उस पर टैक्स लगेगा उसको, है ना। तो वो बोल देता है कि आप यहाँ पे वो नंबर कोड लिख देता है और जो हवाला ट्रांजैक्शन वाला इंडिया में होता है वो उतने पैसे जाके उसके घर पे पहुँचा देता है ना, और वो बाद में सेटलमेंट हो जाती है ना। आप देखो इसमें भी ऐसा हो सकता है, मानो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पॉलिटिशियन हो, वो बाहर से कहीं से पैसा लेकर आए और इस यहाँ पे बोले कि आप अचानक से यहाँ पे किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लो, है ना, ठीक है। आप बोलो ये टेररिस्ट वगैरह ये क्यों यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। आप देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी फाइनेंशियल टेररिज्म, है ना। फाइनेंशियल टेररिज्म क्या होता है, दो चीज़ें, या तो आप किसी कंट्री के शेयर मार्केट बॉन्ड मार्केट में इतना इन्वेस्ट कर दो, अचानक से प्राइसेस बढ़ा दो जैसे अभी मैंने आपको बताया, और फिर अचानक से बेच के वहाँ से निकल जाओ ताकि वो शेयर मार्केट अचानक से क्रैश हो जाए और लोगों को नुकसान हो जाए, है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है फाइनेंशियल टेररिज्म में, आपने सुना है काउंटरफिएट करेंसी, है ना। यहाँ तो क्या होता है कि शेयर और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और फिर अचानक से आप कहीं से पैसा लेकर आएंगे, आपको नहीं पता किस चीज़ का पैसा है ना, ठीक है। कहीं से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैसा लेकर आए, अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भाई, उसको भी तो अगर एक्सपैंड करना है, अभी वो सिर्फ इंडिया में आतंक फैलाते थे, अगर वो चाहते हैं कि हमें और भी कंट्री में आतंक फैलाना, कुछ भी, है ना। बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो होती हैं उनको भी तो हथियार खरीदने हैं ना, है ना, तो वो भी उनको पैसा कहाँ से आएगा, वो भी किसी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में वो पैसा लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कहीं से पैसा लेकर आए यहाँ FII में दे दें और वो भी यहाँ से इनको डबल करके, क्योंकि इनके पास तो सिर्फ ये पार्टिसिपेटरी नोट है और जब पैसा मिलेगा तो इनको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है यहाँ पे पॉलिटिशियन और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी या अंडरवर्ल्ड वाले यहाँ पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसमें, शेयर मार्केट वगैरह में, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हाँ ये भी हो सकता है। ये काउंटरफिएट करेंसी आपको पता है, नकली करेंसी जो अगर आपकी मार्केट के अंदर आ जाए तो एक्चुअल में करेंसी जो है नहीं, वो तो उसका पेपर का टुकड़ा है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ठीक है। तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा ये बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड, आपने सीखा ये पार्टिसिपेटरी नोट, आपने सीखा ये पार्टिसिपेटरी नोट काम कैसे करता है, आपने देखा ये FII और ये FPI और FDI में क्या डिफरेंस है, कौन क्या सोच के इंडिया में आता है, और कैसे FII वाले बाहर से अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट मोटिव रहता है, और वो यहाँ पे आके इस प्रोसीजर के थ्रू अगर वो चाहें कि हमें सेबी के साथ रजिस्टर नहीं करना है तो वो एक पार्टिसिपेटरी नोट निकालते हैं। अभी ये प्रोसीजर मैंने आपको क्यों बताया भाई, कहीं काम का नहीं है ना, आपसे कोई प्रीलिम्स में इतना बड़ा लंबा सवाल पूछ रहा है ना, आपको मेंस में लिखना है, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि पार्टिसिपेटरी नोट में अगर सेबी के साथ रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं तो फिर वो कैसे काम करता होगा, इसलिए समझाया,
ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, हाँ ठीक है पार्टिसिपेटरी नोट मतलब कोई आ रहा है और फिर उसके पास ऐसा ऐसा है और सेबी से रजिस्टर नहीं करवाया है और वो शॉर्ट टर्म के लिए आया है, फिर वो अचानक से पैसा ले जाएगा, बस उनके दिमाग में ये है। तो आपको जब भी कभी ऑप्शन आएंगे तो उसमें ये लिखा होगा, ठीक है। तो आप इतनी नॉलेज से कोई भी एमसीक्यू अब आपको एफडीआई और एफपीआई पे आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? जैसे कि किसी फॉर्म में जाके हमने आईपीओ लॉन्च करना, जी ठीक है, उसके लिए जैसे आपने बोला कि अमेरिकन बैंक्स है, अमेरिकन बैंक्स जो है जो हम अपना शेयर वहाँ दे रहे हैं, तो जो वैल्यू होगी वो हम डिसाइड करेंगे या वो अमेरिकन बैंक डिसाइड करेंगे? हाँ, वो तो हमने ही डिसाइड किया है ना, वो तो हमने ही डिसाइड किया है। हमने क्या डिसाइड किया था, हमने चाहा था कि वो आईपीओ जो है, मैंने आईपीओ लॉन्च किया था और मैं चाह रहा था कि मेरा एक शेयर जो है मानो वो इंडिया की रुपी में 500 रुपये का बिकता है, ठीक है। मैं चाह रहा था कि मैं बाहर उसको आईपीओ उसका निकालूँ तो मेरा एक शेयर जो है $10 का बिक जाए या $5 का बिक जाए, ठीक है। वो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को अपने शेयर की कीमत क्या रखनी है, वो तो मैं निकाल रहा हूँ ना आईपीओ, तो मैं मेरे दिमाग में है कि मेरे को इस आईपीओ से इतना पैसा आना चाहिए, है ना। मैं लिख के भेजूंगा कि मेरे को अपने आईपीओ में अपने शेयर की वैल्यू इतने की निकालनी है, इसको वो कन्वर्ट करेंगे एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, इक्विवेलेंट में, और फिर वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो अपने जो शेयर मार्केट है उसमें निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ से वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। उस प्रॉफिट में से हाँ, फिर जो इसमें से प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसमें से आपको जो पैसा देना पड़ेगा, इसमें से अब इसमें जिसने खरीदा वो तो डॉलर में खरीदा है ना, फिर आपको जो डिविडेंड देना है वो भी आपको डॉलर में देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर एफआईआई को जो रेगुलेट तो सेबी करती है सर जी। तो जो मनी बाहर से आती है जी वो सेबी को अगर वो चाहे तो वो पता कर सकती है ना कहाँ से मनी आ रही है? हाँ, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है ना। उसी के लिए तो आप देखो कि दो आपके एक्ट हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा, ये फीमा एक्ट है, अभी थोड़ी देर के बाद कल या परसों की क्लास में पढ़ेंगे, और एक एफआरबीएम एक्ट है। ऐसे 2-3 एक्ट हैं आप देखोगे उसमें, और एक एनजीओ वाला एक्ट भी है। आप देखोगे ये लेटेस्ट अमेंडमेंट की है एनजीओ में। ऐसा आरबीआई का मानना है कि बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो यहाँ की एनजीओ में पैसा डालते हैं, और वो एनजीओ जो है वो एनजीओ का काम नहीं कर रही हैं, वो तो कोई और काम कर रही हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रही हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे, एक तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसकी प्रोविजन क्या है, इसमें क्या क्या लिखा गया है, बाहर से पैसा आ रहा है उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। और ये एनजीओ वाला केस, ये तो एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर का केस है। हाँ, FCRA भी है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये एनजीओ और ये FCRA और फीमा में क्या क्या गाइडलाइंस है। तो सेबी रेगुलेट करती है, उसको पता है कि FII और FPI में कितना पैसा आ रहा है। इसलिए आप देखोगे कि 2020 का जो हमारा कोविड का टाइम था, उसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ कम था, लेकिन आप देखोगे कि हाईएस्ट एवर FII इंडिया में आया था। 2020 में इंडिया में हाईएस्ट एवर FII आया था, क्योंकि हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी उसके शेयर, और जो हमारी एडटेक इंडस्ट्री थी उसके शेयर बहुत ज़्यादा चढ़े हुए थे, ठीक है। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि इंडिया 5th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है दुनिया की, है ना। इंडिया में फार्मास्यूटिकल जो है, बेशक हम एक्टिव इंग्रेडिएंट बाहर से लाते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे किसी चीज़ में पैरासीटामोल है ना, जैसे आप डोलो खाते हो तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, पैरासीटामोल, है ना। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा बेशक चाइना से आता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल में हम बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन, है ना, वही मेडिसिन लेकिन जेनरिक सस्ते दाम वाली, है ना, वो हम बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी कोविड के टाइम पे भी हमने वो रेमडेसिविर वगैरह बहुत सारी बाहर दी थी, अमेरिका को दी थी, अफ्रीका को दी थी। तो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बेशक कोविड था लेकिन इसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो शेयर थे उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो FII से बहुत सारा पैसा आया था जो कि एडटेक इंडस्ट्री में लगा था और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगा था, ठीक है, कोविड के टाइम भी। तो ये भी एक चीज़ न्यूज़ में थी कि आपका FII, दो हमारा GDP ग्रोथ नीचे था कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी FII में बहुत सारा पैसा आया था, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे। कल अभी तक हमने क्या देखा, आईपीओ देखा हमने, और हमने देखा कि ये तो प्राइमरी मार्केट है, ठीक है। कल हम देखेंगे ये सेकेंडरी मार्केट में देखेंगे कि शेयर आपस में कैसे एक्सचेंज होते हैं। ये सेंसेक्स क्या है, ये निफ्टी क्या है, और ये म्यूचुअल फंड्स क्या है,
और फिर म्यूचुअल फंड्स के टाइप, डेट, इक्विटी, मिक्स्ड, ये सारी चीज़ें इसके आगे का लेक्चर। ठीक है, ठीक है।